हमारी कंट्री में क्रिकेट ही ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा खेला और देखा जाता है। अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो क्रिकेट में भी काफी कुछ बदल गया है। जब क्रिकेट शुरू हुआ था तब क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैचेस होते थे। टेस्ट मैचेस के बाद वनडे क्रिकेट ने भी अपनी जगह बनाई। अब फिर टेस्ट वनडे के साथ 2020 भी काफी पॉपुलर हो गया है। और इंडियन प्रीमियर लीग ने तो एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। जहां पर प्लेयर पहले कम पैसे कमाते थे, लेकिन अब आईपीएल में एक एक प्लेयर की कमाई करोड़ों में होती है। प्लेयर्स की कमाई के साथ साथ टिकट्स की भी प्राइस बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से हमारे यहाँ क्रिकेट कल्चर काफी पॉपुलर है, ठीक इसी तरह अमेरिका में बेसबॉल काफी पॉपुलर है और इस खेल में काफी पैसा भी है। ऑथर कहते हैं कि टाइम के साथ साथ बेसबॉल जैसे खेल में भी काफी कमर्शियलिज्म आ गया है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। पहले लोग बेसबॉल प्लेयर का ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल रहते थे और बेसबॉल प्लेयर भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। और जब भी वो बाउंड्री रोप पर फील्डिंग कर रहे होते थे या फिर मैच खत्म होता था तो बाद में लोगों को ऑटोग्राफ देना नहीं भूलते थे। अब हर चीज प्रोफेशनलिज्म के दायरे में आ गई है। स्पोर्ट्स एजेंसीज, ब्रोकर्स, स्पॉन्सर्स, ये सब इन्वॉल्व हो गए हैं। ऑथर कहते हैं कि 1980 के दौरान बेसबॉल प्लेयर के ऑटोग्राफ्स को भी कमर्शियल ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट गुड्स की तरह लिया जाने लगा। जितनी भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एजेंसीज थीं, ब्रोकर्स और डीलर्स ये प्लेयर्स के ऑटोग्राफ दिलाने के बदले फीस चार्ज करने लगे थे। और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे कि जैसा उनका स्टेटस था उसके हिसाब से ऑटोग्राफ देने के चार्जेस लेने लगे थे। अब आप इमेजिन करिए कि विराट कोहली जैसा प्लेयर हर सेल्फी के लिए अगर आपसे चार्जेस लेने लगे। अगर विराट कोहली ऐसा करने लगे तो आप यही कहेंगे कि प्लेयर के अंदर मोरालिटी नहीं रह गई। अब आप शायद क्रिकेट या उस पर्टिकुलर प्लेयर को उतनी रिस्पेक्ट ना दें जितनी आप सेल्फी लेने से पहले देते थे। ऑथर कहते हैं कि फेमस पिचर बॉब फेलर पर ऑटोग्राफ का $2 लेते थे और कुछ सालों बाद पिचर जो डिमैजियो पर ऑटोग्राफ $20 लेने लगे थे। हालांकि ये ऐसे कुछ ही प्लेयर्स थे जिनके दौर में बेसबॉल में उतना पैसा नहीं था, इसलिए आप इनके इस एक्ट को एक हद तक जस्टिफाई कर सकते हो। 1990 के दौर में ब्रोकर्स प्लेयर्स के ऑटोग्राफ को बैट, बॉल और जर्सी पर साइन करवा लेते थे और फिर ये ब्रोकर्स साइन किए आइटम्स को स्टोर्स, स्पोर्ट्स कंपनीज को बेच देते थे। 1992 में मिकी मैंटल नाम के प्लेयर ने सिर्फ ऑटोग्राफ के थ्रू $2.5 मिलियन की कमाई की थी। इतने पैसे मिकी मैंटल ने अपने पूरे करियर में बेसबॉल। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। 1998 में मार्क मैकवायर ने अमेरिकन लीग में सबसे ज्यादा होम रन बनाए थे और फैन ने मैकवायर के 17th होम रन बॉल को कैच किया था और उस बॉल को $3 मिलियन में बेचा गया था। ऑथर कहते हैं कि ये खेल इस तरह से प्रोफेशनल हो गया है कि इससे जुड़ी हर चीज को मार्केट गुड्स की तरह देखा जाने लगा और इसमें इसीलिए अब पूरी तरह से ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होने लगे। यानी खेल भी अपने आप इस मनी ट्रांजैक्शन से बच नहीं पाया। खेल लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। जो इन खेलों को प्रोफेशनल लेवल पर खेलते थे उन्हें एक सेट सैलरी मिलती थी। जब से ये सोसाइटी मार्केट सोसाइटी हुई है तब से इसमें पैसे का फ्लोट ज्यादा होने लगा और खेल अपना एसेंस खोने लगा। अब प्लेयर के हर एक्ट को हम पैसे से जोड़कर देखने लगते हैं। स्पोर्ट्स अब पूरी तरह से की तरह जब स्पोर्ट्स डिटी की तता है तो फैंस और स्पोर्ट्स का रिलेशनशिप चेंज होने लगता है। प्लेयर्स से रिलेटेड मेमोरेबिलिया यानी मोमेंटो अब गेम की मार्केटिंग का एक हिस्सा हो गया। अब प्लेयर्स के टूटे हुए बैट या फटे हुए ग्लव्स को भी बायर्स को बेचा जाता है और अब बायर्स भी इसे विलिंगली खरीदते हैं। और अब हर बेसबॉल लीग में एक ऑथेंटिकेटर भी होने लगा है जो प्लेयर्स के यूज होने वाले गियर्स पर स्टैंप लगाकर ये ऑथेंटिकेट करता है कि स्पोर्ट्स गियर असली है और प्लेयर्स का ही है। और जब ये ऑथेंटिकेट हो जाता है तो स्पोर्ट्स गियर की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। प्लेयर्स भी इस मार्केट सोसाइटी से अलग नहीं है। कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो मार्केट की टेम्पटेशन में फंस जाते हैं और गलत तरीका अपनाने लग जाते हैं, जैसे मैच फिक्स करना और दूसरे इल्लीगल तरीके से अपने आप को फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऑथर आगे बताते हैं कि पीट रोज नाम के प्लेयर को गैम्बलिंग की वजह से बैन कर दिया गया था। एक और प्लेयर जिसका नाम था लुई गोंजालेज, उसने अपना चबाया हुआ च्युइंगम $10,000 में ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑक्शन कर दिया था। इसके अलावा जेफ नेल्सन ने अपनी एल्बो सर्जरी कराई थी और उस सर्जरी से निकली बोन चिप को ईबे पर ऑक्शन के लिए डाल दिया था। और जब यह ऑक्शन $23,600 पर पहुंचा तो ईबे ने इस ऑक्शन को रोक दिया और इस ऑक्शन को ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की सेलिंग बोलकर इसे फौरन रिजेक्ट कर दिया। यानी प्लेयर्स के ऑटोग्राफ से लेकर उनके बॉडी पार्ट्स तक सब कुछ सेल पर आ गया था। कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने स्टेडियम के नेमिंग राइट्स को भी खरीदना शुरू कर दिया था। बेसबॉल की जितनी भी मेजर लीग टीम होती हैं उनका खुद का एक स्टेडियम होता है जहां पर यह टीम प्रैक्टिस और कैंप करती थी।
उन स्टेडियम के नाम को बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज कई मिलियन डॉलर देकर खरीद लेती थी और उस स्टेडियम को अपने नाम पर या अपने किसी ब्रांड के नाम पर रखती थी। जैसे न्यू इंग्लैंड पेट्रियट की फुटबॉल टीम के स्टेडियम को जिलेट ने खरीदा और उसे जिलेट स्टेडियम का नाम दिया गया। और उसी तरह फेडेक्स ने वॉशिंगटन रेडस्किन की टीम के स्टेडियम को खरीदकर उसका नाम फेडेक्स स्टेडियम रख दिया था। स्पोर्ट्स में कॉर्पोरेट की एंट्री ने अब हर चीज को कमर्शियलाइज कर दिया है। अब कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हर चीज में चाहते हैं कि उनके नाम को लिया जाए, और जब ब्रॉडकास्ट डील होती है तो इसमें यह तय किया जाता है कि जो कमेंटेटर्स होंगे या जो भी ब्रॉडकास्टर होंगे वो खेल के दौरान होने वाले इवेंट्स पर कंपनी का नाम लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब क्रिकेट में चौके या छक्के लगते हैं तो आप अक्सर कमेंटेटर को यह कहते हुए सुनते होंगे कि ये लगा बीएसएनएल चौका और ये लगा बीएसएनएल छक्का। ऐसा करके कंपनीज खुद का प्रमोशन करती हैं। ऑथर कहते हैं कि बेसबॉल टीम का बस चले तो अपने प्लेयर के नाम के भी राइट्स बेच दें। 2004 में अमेरिकन मेजर लीग बेसबॉल ने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ एक डील साइन की थी कि वो आने वाली मूवी स्पाइडरमैन 2 का प्रमोशन करेगी। इसके लिए लीग ऑफिशियल ने स्टेडियम स्टैंड्स में मूवी के लोगो लगवाए और हर प्लेयर के बेस पर एक छोटा सा लोगो लगवाना चाहा, लेकिन प्लेयर और कई फैंस ने इसका अपोज किया और बाद में लीग ऑफिशियल्स ने बेस पर लोगो नहीं लगाया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस खेल में पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन हावी हो चुका हो, उस खेल में सिर्फ एक बेस ही है